हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज। ठीक है, एक बड़ी सीरीज चलेगी, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया, उसका हेड कौन था, वो किसने लाया था इंडिया? सो इसका आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द, किसने अडोप्ट किया था? इट वॉज अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाई गई थी जिसमें सारा कुछ हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मैट ऑन। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब पार्टीशन नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान एंड इंडिया एक ही कंट्री थी, उस वक्त कब पहली मीटिंग हुई थी? किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो वो हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was। तो कितने मेंबर्स फाइनली बचे थे जिनने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, उसमें कितने मेंबर्स लास्ट में बचे थे? 299। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Constitutional advisor कौन थे Constituent Assembly के? So डॉक्टर B.N. राव वो थे constitutional advisor to Constituent Assembly. The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up किसके अंडर सेटअप हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेटअप हुई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, याद रख लेना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which framed the constitution for independent India was set up in, अभी हमने ये पढ़ा, it was set up in 1946. Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? So जो Constituent इस असेंबली जब बनाई गई तो पहली जब उसकी इनॉग्रल मीटिंग थी, उसके प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा ये थे उसके प्रेसिडेंट। बट विद इन 2 days, ठीक है ना, फिर परमानेंटली जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रखेंगे। इनॉग्रल जो मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो फिर बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट फिर बने थे। Who among the following was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन पास करने में? सो इट वाज अराउंड 3 years। ठीक है, अराउंड 3 years लगे थे, सिंस 9 दिसंबर 1946। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, the demand for Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में रखी थी, ठीक है ना, किस सेशन में रखी थी? लखनऊ सेशन में रखी थी। The Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of Constitution by consensus. The most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by the Government of India Act 1935, जिस पे बहुत ही ज़्यादा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है।
मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, एज फार एज द कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। सो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा, उसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सो कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। एंड जो वर्किंग कमेटी थे उसके जो चेयरमैन थे वो थे कन्हैयालाल मुंशी। तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज elected by the provincial assemblies in the year 1946। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट हुए थे? वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, उनको इलेक्ट किया था प्रोविंशियल असेंबलीज ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वेर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was held at in Jan 1947। ये गलत है क्योंकि 1946 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted on 26 Jan 1950 1949, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। मैच द फॉलोइंग। जुलाई 22 1947, इस दिन क्या हुआ था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या हुआ था? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947, ठीक है। जैन जैन 24 जैन 1950 को क्या हुआ था? एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, सही बात है। सो 24 जैन को क्या हुआ था? 1950 में एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और 26 जैन 1950 उस दिन क्या हुआ था? एडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम। 22 मार्च 1957 उस दिन हुआ था, जो कैलेंडर है हमारा नेशनल कैलेंडर, वो एडॉप्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या इनमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, करेक्ट। इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, नॉट करेक्ट। इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर, करेक्ट। इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल, नॉट करेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 डी पार्ट, ठीक है। The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in, जो national flag है वो कब adopt किया गया था? It was adopted in July 1947। 1947 जुलाई था, उस दिन adopt किया गया था क्या? national flag। सी है हमारा आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल फीचर्स है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल एलोक्रेट फॉर मुस्लिम्स, ये तो नहीं था। Devolution of legislative authority by the center to the provinces, expansion and reconstitution of central and provincial legislatures। So इसका जो 1 3 and 4 ये इसके फीचर्स थे, और जो सेकंड था वो फीचर नहीं था, ठीक है। जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, वो इसका फीचर बिल्कुल भी नहीं था। हमारा डी यहाँ पे आंसर बनता है। Which of the following proved to be the most short-lived of all the British constitutional experiments in India? देखो, इनमें से सबसे शॉर्ट लिव्ड जो था वो 10 ईयर्स के लिए था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909।
क्योंकि इसके बाद ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 शॉर्ट लिव्ड था, ये 10 इयर्स के लिए था, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया था। ठीक है, सो सबसे जो शॉर्ट लिव्ड था इनमें से वो था बी पार्ट हमारा। फिर हम आंसर भी देखेंगे, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, Which one of the following acts formally introduced the principles of elections for the first time? इनमें से किस एक्ट ने, ठीक है ना, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस? ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ए पार्ट। Which of the following features do not contribute to making the Indian constitution the bulkiest in the world? इनमें से डू नॉट, ठीक है ना, हर बार याद रखना क्वेश्चन में जब भी आप देखो डू नॉट तो उसको अंडरलाइन किया करो, ताकि आप फिर ऑप्शंस पढ़ते हुए ये समझ पाओ कि मैं बात कर रहा हूँ कि नॉट की, ठीक है ना, इसमें कौन सा नहीं है। हमेशा याद रखना जब भी आप क्वेश्चन पेपर सामने हो, जहाँ पे भी नॉट लिखा होगा, नॉट का मतलब नहीं, ठीक है, उसको अंडरलाइन किया करो और उससे आपको पता चलेगा मुझे आंसर क्या देना है। ठीक है ना, सो इनमें से कौन सा नहीं, ठीक है ना। सो इसका आंसर अगर हम देखेंगे सी पार्ट, दैट इज 2 and 3, 2 and 3, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल। सही है। एंड एक सेकेंड, हाँ, 2 and 3, it enumerates all types of Indian citizenship and how it can be terminated। ये भी नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। इट कंटेन्स नॉट ओनली अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम। सो यहाँ पे जो हमारा नहीं बनाता है वो है 2 and 3 पार्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन? जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वो किसने मूव किया था? इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो हमें यहाँ पे बोलना है करेक्ट कौन सा नहीं है। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, इट formed the basis for the chapter on fundamental rights, it called for the establishment of socialist and secular polity। आई थिंक 1 and 2 इसका आंसर होगा। नो, 3 and 4। अच्छा, और नॉट, वही 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 सही बात है, नॉट, दैट मीन्स 3 and 4 नहीं होंगे, ठीक है ना। ये इसके, ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है इसके लिए यहाँ पे जो राइट नहीं है दैट इज़ 3 and 4। और ये मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इट कॉल फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। ये आप याद रखेंगे। अगर इसका राइट आंसर आपको देना हो तो 1 and 2 होगा, और अगर यहाँ पे होगा कि कौन सा नहीं, दैट मीन्स 3 and 4। ठीक है, सो सिंपली कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा दैट मीन्स 3 and 4। ओके, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच? तो इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच किया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग मैंने आपको बोला 1946 में हुई थी, तो दैट मीन्स ए पार्ट हमारा यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट 3 और पार्ट्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि वो सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। नवंबर 26 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल में ही है 26 नवंबर 1949 को। Jan 24, 1950, the Constitution was finally signed by the members of the Constituent Assembly। कब? 24 जैन 1950 को साइन किया गया था। ठीक है, 26 जैन 1950 को क्या हुआ था? द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जैन 1950। Which of the following provisions of Constitution came into force from November 26, 1949? नवंबर 26, 1949 कौन कौन से? सी पार्ट, दैट इज 1, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट्स कब आए थे? 26 नवंबर 1949 से। ठीक है,
सो हमारा यहाँ पे आंसर सी रहेगा 1, 2 एंड 3। 4 जो इसमें और एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं होगा। Which of the following acts gave representation to Indians for the first time in the legislature? Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. The Crown took the Government of India into its own hands by कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, जब म्यूटिनी म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी 1857, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, जब वो हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको पता चल गया था अपनी वीकनेसेस के बारे में, और सब कुछ उनको एकदम से पता चल गया था क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, जिसके थ्रू वो सारा कुछ जो पावर है वो क्राउन के अंडर चला गया था। सो ये आप याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ठीक है। हमारा आंसर बी रहेगा यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। देखो भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन तो नहीं है, क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये याद रख लेना, ये इसमें गड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्किएस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट, मीनिंग स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है ना। यूएस की तरह नहीं कि स्टेट को रिलीजन एंड स्टेट इनको सेपरेट रखो, नहीं, यहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वली हम ट्रीट करते हैं। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो, इट्स नॉट राइट। The state makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment. Correct. बताओ जी इसका कौन सा आर्टिकल है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर है ये। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका कौन सा आर्टिकल है, वो मैं तो लिखने भी लगा था। सो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, ये जो 4th पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा आंसर 1, 2 एंड 4 रहेगा यहाँ पे। 1, एक सेकेंड, 1, 2 एंड 4, डी पार्ट, यस, 1, 2 एंड 4। सो ये थे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर आप देखोगे ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार और बहुत सारे JKSSB एग्ज़ाम्स में आए थे, ठीक है ना। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो JKS में भी आए थे, इवन UPSC में भी आए थे कुछ क्वेश्चंस इनमें से, ठीक है। सो इनको अच्छे से पढ़ लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जितने भी इसमें ऑप्शंस थे जो करेक्ट नहीं थे और जो करेक्ट थे सारे पढ़ लेना, क्योंकि स्टेटमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ लो जितने क्वेश्चन है, मुझे लगता है जैसे मैंने पढ़ा है तो आपको याद भी रहेगा। इवन अगर आपको फिर एक बार फिर से सुनना पड़े, ठीक है ना, जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा आपको, ठीक है। सो अच्छे से रिवाइज करो टेंशन के बगैर, और मस्त रहो, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने यहाँ देख के भी ये क्वेश्चंस गलत किए, दैट मीन्स फिर आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी अभी से मैं कह रहा हूँ रिवीजन कर लो, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बाद आप फिर बोलो काश मैंने रिवीजन किया होता, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।